नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे थे लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम की परीक्षा के बारे में। और जो कि आपका 23 ऑफ अगस्त को आपका प्रस्तावित है। और उसी कड़ी को देखते हुए हमने जो क्रैश कोर्स है उसी को इसको स्टार्ट किया, ताकि आपका रिवीजन एक बेहतर ढंग से एक सही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सके। और जिसमें हमने बात की है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में। और इसके खत्म होते ही हम जब बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे उसके डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि आपका आपदा प्रबंधन के बारे में। और आपदा प्रबंधन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में आगे बढ़ेंगे और कुछ एक्ट्स उसमें पढ़ेंगे, और एक्ट्स पढ़ने के बाद कुछ उसमें जो प्रिजर्वेशन या संरक्षण की जो कुछ विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम बात कर चुके थे बेसिक इकोसिस्टम के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में, उसके कुछ फूड चेन और फूड वेव्स के बारे में, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पिछले साल के प्रश्न पत्र में जो आए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, वो उनके बारे में जब हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के स्ट्रक्चर और उसके फॉर्मेशन के बारे में। एक बेसिक डेफिनेशन देख लें ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए आगे बढ़ते हुए। पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड की जब हम बात करते हैं तो इसकी अगर डेफिनेशन देखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वरूप का बोध कुछ सीमा तक पारिस्थितिकी पिरामिड से भी होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर एवं विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं, प्रथम द्वितीय तृतीय उच्चतम श्रेणी के जंतुओं की संख्या और जीवाभार बायोमास तथा एनर्जी कंटेंट में परस्पर रूप से दिखाया जाता है, जिसको हम बायोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। यानी कि जब हमने कल जब बात की थी तो प्रोड्यूसर के बारे में बात किया था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स के बारे में बात किए थे, फर्स्ट कंज्यूमर्स के बारे में बात किए थे, उपभोक्ता जो जिनको हम कह सकते हैं, द्वितीय उपभोक्ता के बारे में बात की थी, तृतीय उपभोक्ता के बारे में बात की थी, टॉप कार्निवोरस के बारे में जब हमने बात की थी। तो उसको जब हमने एक श्रेणी में, एक इकोलॉजिकल पिरामिड में जब हम चीजों को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस ट्रॉफिक लेवल में जब चीजों को दिखाते हैं, इनकी कोई जनसंख्या हो सकती है, जीव जंतुओं की संख्या, या जीवाभार बायोमास, बायोमास यानी कि जो आपका ड्राई वेट, जो आपका सूखा वेट, सूखा वजन, जिसमें हम आगे चल के और बात करेंगे, और आपकी संचित ऊर्जा, जो आपने 10% लॉ नियम आपने पढ़ा था, 10% लॉ जो कि लिंडमैन ने दिया था, उसके बारे में इसमें भी बात करेंगे कि किस डायरेक्शन से होती है चीजें। तो एक एक करके चीजों को आगे बढ़ते जाएंगे। इसी को आप इकोलॉजिकल पिरामिड कह सकते हैं। और ये चीजें आपके वन्य जीव की तरीके से आपकी चीजें और भी सुदृढ़ हो जाती हैं, जो चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एक नजर आप और डाल लेते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स अल्टन ने वर्ष 1927 में रखा। अतः इन्हें एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जा सकता, क्योंकि इनको इकोलॉजिकल पिरामिड को आप एल्टोनियन पिरामिड्स भी कह सकते हैं। संख्या क्या पिरामिड की जब हम बात करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर की जब हम बात करते हैं, तो कई किसी परिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों तथा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एवं उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में जो पिरामिड बनता है उसे संख्या पिरामिड कहते हैं। इसमें प्राथमिक उत्पादक तथा विभिन्न पोषण स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या प्रदर्शित होती है। यानी कि जो हम नंबर्स की जब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, तो चीजें कुछ इस प्रकार से जब इसमें प्रदर्शित की जाती हैं, जो आपके प्राइमरी द्वितीयक और तृतीयक उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की एक संख्या का एक क्रम उसमें दिया जाता है पिरामिड में, तो उसको हम पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। आगे जब बात करेंगे तो उसी का संख्या का पिरामिड सीधे युवा उल्टे दोनों हो सकते हैं, जैसे कि घास के स्थलीय एवं फसल पिरामिड के संख्या का पिरामिड सीधे होते हैं, जबकि किसी एक वृक्ष का जैव पिरामिड उल्टा होता है। यानी कि इस प्रकार से आपका ये सीधा हो जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि यहां के जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके वो बहुत ज्यादा होते हैं और इसी क्रम में आपके कम होते चले जाते हैं ऊपर तक। तो इस प्रकार का जो पिरामिड होता है वो आपका घास स्थलीय यानी कि ग्रासलैंड्स में, और दूसरे आपके फसल्स में, फसल जो आपकी फसल होती है उनमें ये होता है। और जो आपका उल्टा जो पिरामिड जो आपका बनता है, यानी कि इस प्रकार से जो आपको पिरामिड बनता है जिसमें ऑर्गेनिज्म टॉप के ज्यादा होते हैं फिर धीरे 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 कम होते चले जाते हैं, ये आपका वृक्ष में बनता है। तो ये यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट कि किस पिरामिड का
जो संख्या का पिरामिड का वो आपका उल्टा बनता है। तो जो ट्री का जो आपका स्ट्रक्चर है, जो ट्री का जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो आपका उल्टा बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और अपने नोट्स में हाईलाइट करते रहना है। यह रिवीजन की क्लास है तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होनी चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। जैव भार का पिरामिड की जब हम बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, फूड वेब के बारे में बात करेंगे, खाद्य जाल, फूड चेन और फूड वेब के सभी पोषण स्तर पर भंडारित समित जीवों के सकल भार में प्रदर्शन अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। तो जो पिरामिड, जो फूड चेन जो चीजें होती हैं, फूड खाद्य श्रृंखला के बारे में कल जब हमने बात की थी और खाद्य जाल के बारे में जब हमने बात की थी, तो उसके जो ड्राई वेट, जो ऑर्गेनिज्म का, जो जीव जंतुओं का जो आपका जैव भार का पिरामिड जो होता है वो यहां प्रदर्शित किया जाता है। जीव भार के पिरामिड भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहां से आपके कुछ क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, जैसे कि आपके जो संख्या के पिरामिड हो गए और आपके बायोलॉजिकल के जो पिरामिड हो गए वो किस प्रकार से या उल्टे या सीधे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बात करते हैं, तो आपका एक पॉइंट और आता है जिसमें स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र मूल उत्पादकों का जीवभार खाद्य कड़ी में प्रत्येक उपभोक्ता से अधिक होता है। यानी कि जो आपका स्थलीय परितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, जो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसमें जो मूल उत्पादक हैं यानी कि आपकी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो खुद का खाना बनाते हैं, खुद का भोजन बनाते हैं, उनका जो जैव जीव भार होता है, उनका जो बायोमास होता है, वो आपके जो कंज्यूमर्स हैं फूड चेन में उनसे अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे। वन में किसी समय भी वृक्षों का जीव भार उस पर आश्रित प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अधिक होता है। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता का जीवन भार, जीव भार और जीवन भार के बारे में बात करेंगे तो जीव भार सबसे कम होता है और अतः इस क्रम में सीधा पिरामिड बनता है। यानी कि इस प्रकार का पिरामिड आपका देखने को मिलेगा सीधा। इस चीज को नहीं भूलेंगे और एक हल्की सी रीडिंग और रिवीजन और हाईलाइट जरूर करते रहेंगे। जलीय परिस्थितिकी तंत्र में जब हम बात करते हैं यानी कि मरीन इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो आपके प्राथमिक या मूल उत्पादक यानी कि पादप पल्क, यानी कि आपके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं आपके, जिसके बारे में हमने बात की थी एक्वा इकोसिस्टम में शुरुआत में ही जब हमने बात करी थी, तो उसमें आपके फाइटोप्लैंक्टन्स और आपके डाइएटम्स का भार शाकाहारी मछलियों प्रथम वर्ग के उपभोक्ताओं से कम होता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखें आप, यहां से कम होता है। और बड़ी मांसाहारी मछलियों यानी कि द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता जो शाकाहारी मछलियों को खा जाती हैं का जीव भार सबसे अधिक होता है। इस कारण से इस खाद्य कड़ी वाले जीवधारियों का जीव भार पिरामिड उल्टा बनता है। यानी कि जब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं, जब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका जो पिरामिड है उसके पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है, जो फिगर है, वो हमेशा उल्टा बनता है। हमेशा नहीं, कंडीशन पे अप्लाई होता है। कुछ इस तरीके का पिरामिड आपका बनेगा, इसमें आपके लेवल्स आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो एनर्जी का एक जो पिरामिड बनता है वो हमेशा अपराइट रहता है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा और एक अपराइट कंडीशन में रहेगा जो सीधा बनेगा। यानी कि किसी परिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों को जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा का संपूर्ण परिणाम के पिरामिड को ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। और खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% नियम के बारे में जब हमने बात की थी, तो 10% नियम के बारे में जब हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि 10% ही जब दूसरा ऑर्गेनिज्म, जब एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है या उस चीज को खाता है, तो वहां से जो एनर्जी आपकी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% लॉ होती है, बाकी एनर्जी वेस्टेज हो जाती है। वही संचित ऊर्जा को अपने शरीर में भार में रूपांतरित करता है। अतः किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों से अपशिष्ट ऊर्जा निमगों एवं
प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में उससे कम से कम और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता से सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इसका कारण ऊर्जा का पिरामिड रहता है, सदैव सीधा रहता है। इसका मतलब सीधा सिंपल सा फंडा ये है कि ये एनर्जी का पिरामिड हो गया, ये आपके ट्रॉपिक लेवल्स हो गए, और जो ट्रॉपिक लेवल्स हो गए, जब यहां पे जो एनर्जी होगी, यहां 10% नियम के हिसाब से 10% नियम के हिसाब से यहां से कम, यहां से कम, यहां से कम, यहां से कम, तो जो इस ट्रॉपिक लेवल के अल्फा मेल जो होगा, आपका अल्फा मेल जो होगा, इसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी आपको। इस डायग्राम से और समझ सकते हैं, आपका जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ आपका एनर्जी होता है, जो आपके ऊर्जा का सबसे बड़ा संचालक होता है, वो आपका सूर्य होता है। उसी के बारे में यहां पर बात की गई है, एनर्जी पिरामिड के बारे में। एनर्जी पिरामिड के बारे में जब हम और बात करते हैं, तो कैलोरी एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में व्यक्त किया जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखें आप एनर्जी पिरामिड में। अब इसके आगे बात करते हैं, कोई भी जीव युक्त पारेतंत्र के भीतर ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। यानी कि जो आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो अजैविक हैं, अजैविक प्रणाली से आपका जैविक प्रणाली की तरफ होता है। विभिन्न अजैविक और अजैविक तत्वों का विभिन्न चक्रों के माध्यम से संरक्षण होता रहता है, जिससे इन तत्वों का संपूर्ण उपयोग प्राय एक समान रहता है। ये तत्व जैविक समुदायों के उपयोग के समांतर उपलब्ध रहते हैं। इस पॉइंट को आप समझ लेंगे। सेकंड पॉइंट पे जब हम जाएंगे, अब एक कॉन्सेप्ट आपका बनता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल, बायो जियो केमिकल साइकिल। ये क्लास आपकी बायोलिंगुअल है, जहां पर आपके हिंदी मीडियम के छात्र भी और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, दोनों प्रकार के आपके छात्र दोनों इस क्लास से रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन करते करते आप चीजों को रिव्यू करते रहें, और रिव्यू करते रहें, अपने नोट्स में हाईलाइट जरूर करते रहें, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। और आसान होते हुए आपको ये चीज जरूर ध्यान होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक क्रैश कोर्स की तरीके से आप चीजों को देखेंगे, एक सरसरी निगाह से सारी फैक्ट्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप जरूर नोट करते चले जाएं, और हाईलाइट जरूर करते चले जाएं, और रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक पदार्थों एवं खनिजों का जीवित से अजैविक घटक के बीच में जो परस्पर परिसंचरण लगभग लगातार चक्र में सदैव बना रहता है। यानी कि एक बायोजियोकेमिकल साइकिल, ऐसी कुछ एलिमेंट्स होंगे यहां पे पृथ्वी के, ये कुछ यूज किए जाएंगे, और यूज करने के बाद ये साइक्लिक मैनर में इसी में ही आ जाएंगे। तो ये जो चक्र होता है, ये आपका एक पूरा साइकिल जो आपका बनता है, वह आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है। अब आगे बढ़े, एक पॉइंट और इसमें है, जैव भू रासायनिक चक्र उन मार्गों को प्रदर्शित करता है जो आपके जिनके एक पोषक पदार्थों व खनिजों में विभिन्न तथ्य पृथ्वी के जैविक और अजैविक कारकों से होकर गुजरते हैं। सामान्यतः इसे पूर्ण प्रक्रिया को ही आप बायोजियोकेमिकल यानी कि जीव भू रसायन चक्र कहते हैं। एक ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए बायोजियोकेमिकल साइकिल पे। अगर नहीं पता है तो एक नजर जरूर लगा लेंगे कि आपकी एक कंप्लीट साइकिल आपका ये फॉर्म करता है। फिर इसके बाद आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, जैव भू रसायन चक्र को प्राय पोषक चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीव धारुओं की मदद करने वाले यौगिकों का हस्तांतरण शामिल होता है। यानी कि जो आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें डायरेक्टली इस चीज को संबंधित रहते हैं, इस चक्र में संबंधित रहते हैं। जो आपके ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं इन पे सहभाग रहता है। तो इस चीज को इसी में बताया गया है कि पोषक चक्र जो है कि आपके हैं, जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं आपके इंपैक्ट रहती हैं। दूसरे पॉइंट से बात जब करेंगे तो हम पोषक तत्वों का चक्र मुख्यतः जैविक स्तरों पर इनके परिग्रहण, संग्रहण और एवं विमुक्त
को दर्शाता है। यह समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि परितंत्र के पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं और यह बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। इसको आप सोर्सेज से और जो आपके फ्यूल उससे रिलेट करने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि ये बायो जियोकेमिकल साइकिल है। जो आपके एलिमेंट्स जो आपके पृथ्वी पे मौजूद हैं उनके बारे में, तत्वों के बारे में बात की गई है, ना कि आपके जो फ्यूल और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके बारे में बात नहीं की गई है। तो जो आपके पेट्रोलियम है वो आपके तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो इसको उससे रिलेट करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये वो और ये अलग हैं दोनों चीजें। तभी ये पोषक तत्व जो हैं आपके कभी समाप्त नहीं होते। वही चीज आपको दी गई है। अब कुछ बात कर लेते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में, यानी कि कुछ मुख्य पोषक तथा पौधों के कार्य के लिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो चीजें आपके लिए आसान होनी चाहिए। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन का इसका काम होता है। फास्फोरस का काम होता है जड़ों, फूल, फल, बीज का विकास और ऊर्जा। एटीपी के बारे में जब हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब हमने सुना होगा तो जनरल साइंस में का एक ये टॉपिक हो जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो यहां लिख सकते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। राइटिंग पे नहीं जाएंगे, लेक्चर रेट पे जाएंगे, जो आपको चीजें आपको समझ में आए। एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक एनर्जी करेंसी होती है। जब हम सेल के बारे में जब हम बात करते हैं जनरल साइंस में, सामान्य विज्ञान में, जो आपका एक कोशिका का एक जो आपका टॉपिक है उसके बारे में ये सिंपल सी बात होती है। एक पोटेशियम के बारे में जब हम बात करते हैं, पोटेशियम किस तरीके से आपका महत्वपूर्ण हो जाता है? पोषक तत्वों का एक अवशोषण और उच्च गुणवत्ता। कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में जब हम बात करेंगे तो कोशिका भित्ति, निर्माण, कोशिका विभाजन, झिल्ली का स्थिरता आदि। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो क्लोरोफिल का मुख्य तत्व। इसके बारे में यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपका जो क्लोरोफिल का एक मुख्य तत्व क्या होता है, तो वहां का ऑप्शन सीधा सीधा ये था कि आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका एक मेन कंस्टिट्यूएंट, आपका मुख्य तत्व होता है क्लोरोफिल में, जो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रोटीन संरचना और आपका वस्त्र संश्लेषण का निर्माण में सहायक। इसके बारे में आगे तत्वों के बारे में जब बात करेंगे, एक जिंक हो गया आपका। जिंक आपका प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम सक्रियता। कॉपर अनेक एंजाइमों का घटक होता है। Fe लोहा यानी कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन। मैंगनीज प्रकाश संश्लेषण एवं एंजाइम सक्रियता। बोरॉन प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, एंजाइम सक्रियता। मोलिब्डेनम दलहनी फसलों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लोरीन के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्लोरीन के बारे में जब पढ़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन, आयनिक और परासरण संतुलन में सहायक। सोडियम परासरण एवं आयनिक संतुलन बनाए रखने में। कुछ Cu और CaM पौधों की वृद्धि में सहायक। ये कुछ आपके पोषक तत्व हो गए जिनको, और कुछ उनकी विशेषताएं और कुछ मुख्य कार्य हो गए। उनके बेसिस पर ये चीजें आपके जो जैविक खेतियां होती हैं और कुछ आपके पौधे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। यहां से डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अब इसके कुछ प्रकार हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल के, आपके भू रसायन चक्र के, पोषक चक्र के आपके कुछ प्रकार हो जाते हैं। आइए एक एक मिलकर सबकी बात करते हैं। जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में जब हम बात करेंगे तो वायु, जल, मृदा और जीवों, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव के जरिए तत्वों का रूपांतरण और परिसंचरण होता है। भंडार के स्वरूप के आधार पर पोषक चक्र जैव भू रसायन चक्र को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कि दो वर्ग में डिवाइड किया गया है इसको, भू चक्र को। अब इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। एक हेडिंग दी गई है जैव भू रसायन चक्र पोषक चक्र के कुछ प्रकार हैं। टाइप के बारे में बात करते हैं। गैसियस चक्र में आपके जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र आपके प्रमुख हैं। इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे।
जो आपके जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन और आपके ऑक्सीजन चक्र। कुछ पीवाईक्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके पूछे गए हैं आपके पिछले साल के प्रश्न पत्र में, या पिछले जो आपकी जो एग्जाम हुए होंगे यूपी ट्रिपल एससी के, उसके बारे में। तो आइए एक स्टेटमेंट को देखते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका स्पेक्ट्रम जो होता है, इलेक्ट्रिक सोलर रेडिएशन उसकी प्रमुख भूमिका होती है। सौर विकिरण जल के वाष्पीकरण तथा वाष्प उत्सर्जन में प्रेरित करता है, यानी कि वाटर वेपर बनाने में आपकी हेल्प करता है। और गुरुत्वाकर्षण वर्षा के जल के नीचे की ओर प्रवाह में सहायक होता है। यानी कि सोलर रेडिएशन, आपकी जो सन से निकली हुई जो रेडिएशंस होती हैं आपकी, वो आपके जल पर, आपके वाटर साइकिल पर उसको वाष्प बनाता है, वाटर वेपर बनाता है, जिसके बेसिस पर वो बादल फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, और आपके ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वो चीजें ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती हैं, जिसको हम लोग रेन भी कहते हैं, वर्षा भी कहते हैं। तो वही है। एक आपका अवसादी चक्र यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल होता है। ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया जिसमें पृथ्वी की भूपट्टी पर इनका भंडारण होता है। इसके अंतर्गत आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर आदि तत्वों का भंडारण होता है। ये यहां पर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं अवसादी चक्र में जाके, सेडिमेंट्री साइकिल पे। एक आपकी गैसीय साइकिल हो गई और दूसरी आपकी सेडिमेंट्री साइकिल हो गई। अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। नाइट्रोजन साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता ही है और इसको आप स्किप नहीं कर सकते। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जब हम बात करते हैं तो जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की प्रमुख तत्व है। नाइट्रोजन आपकी प्लांट ग्रोथ, आपके पौधों में बहुत काम देता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। नाइट्रोजन अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूमिकल अम्लों, बहुतायत विटामिन और पर्णहरितों और वृद्धि नियंत्रणों का संगठक होता है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक और कृषि परितंत्र में नियंत्रक पोषक होता है। ये चीज यहां पे डिनोट भी कर दी गई है कि जो आपका जो परितंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें आपका नाइट्रोजन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जिसमें आपके प्लांट जो पौधों की आपकी ग्रोथ, आपका विकसित करना, उनको चीजों को समझना, और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी, जहां पे नाइट्रोजन होता है, जहां पर आपकी सॉइल उत्पादकता, आपकी मृदा उत्पादकता उससे संबंधित रहती है। तो जो नाइट्रोजन आपने फिक्सेशन उनके बारे में सुना भी होगा, जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो आपके दलहनों के जो आपके पौधे होते हैं, उनके बारे में जो चीजें आपने सुनी होंगी। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। तो जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन साइकिल में ही संबंध रखता है। दूसरे पॉइंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के अणु में दो नाइट्रोजन परमाणु एक शक्तिशाली त्रिशक्ति सह संयोगी आबंधन यानी कि NN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि N2 द्वारा जुड़े रहते हैं। इस कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 का अमोनिया NH3 में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। प्रकृति में बिजली चमकने की ओर पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड N2 में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यहां पर दो स्टेटमेंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एक आपका अमोनिया किस तरीके से कैसे वहां फॉर्म होता है। ये आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि जिस तरीके से कन्वर्ट वो चीज होती है, अमोनिया कैसे, नाइट्रोजन से अमोनिया किस तरीके से बन जाती है, और अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में वो स्प्लिट हो जाती है, वर्गीकृत हो जाती है। ये प्रोसेस उसमें इंपॉर्टेंट होती है नाइट्रोजन साइकिल में। तो नाइट्रोजन साइकिल इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं।
आगे जब बात करते हैं तो औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं, बिजली उत्पादन केंद्रों भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत होते हैं। यहां से अगर क्वेश्चन बनाने के लिए अगर देगा तो एनओ नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां कहां किन किन चीजों से उत्पाद होता है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं जिसके बारे में आपको एक रिव्यू अगर ले लेंगे तो ये चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी। मृत पादपों व जंतुओं के उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अपघटन को अमोनियाकरण यानी कि अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये आपका जो वर्ड है, ये आपका जो टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपका अमोनिफिकेशन, एक आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक आपका अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या चीजें होती हैं, जब आपका अमोनिया में आपका जो कार्बनिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में जब कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग अमोनिफिकेशन कहते हैं। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है आपका, जिसमें हमने पिछली स्लाइड में आपको देखा है, वो यहां पर दिया गया है। जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ये चीजें आपको एक नजर आपकी जरूर होनी चाहिए इन सब चीजों पे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकरण होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती हैं, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नानुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती है। ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखें इस चीज को, अमोनिया से नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रेट और नाइट्रेट कंफ्यूजन नहीं होना है। ये फॉर्मूला आपको एक नजर आप पे इस पे होनी चाहिए। अमोनिया से नाइट्रेट कैसे बनता है और नाइट्रेट टू नाइट्राइनेट कैसे होता है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। नाइट्राइट टू नाइट्रेट। और ये आपका लेगुमिनस प्लांट है। इसकी जो जो आपकी ये रूट्स होती है ना, यहां पर आपके राइजोबियम, जो आपके बैक्टीरिया है जो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपकी सहायता करता है, वो होता है। अमोनिया पहले नाइट्रोसोमिनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है। नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ये प्रतिक्रिया आपकी नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रीकरण कहलाती है। वो ये दी गई है, उसका फॉर्मूला भी ये दे दिया गया, और कौन से जीवाणु उसमें एक्टिव होते हैं वो चीज यहां पर आपको प्रदर्शित की गई है। ये फॉर्मूला इस चीज का है। अमोनिफिकेशन का फॉर्मूला आपका ये रहा। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे और ये चीज यहां पर इंपैक्ट रहती है। आगे बढ़ते हैं। ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु कीमो ऑटोट्रॉप्स यानी कि रसायन पोषी होते हैं, यानी कि केमिकल से ये लोग एनर्जी लेते हैं जो भी जीवाणु होते हैं। एक पॉइंट आपका कहता है पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में होकर यह अमोनिया बनाता है जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी विनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा नाइट्रोजन में अपघटित हो जाते हैं। विनाइट्रिफिकरण प्रक्रिया सीडोमोनस और थायोबैसिलस दोनों जीवाणुओं को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। जीवाणु संपन्न करते हैं। वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव वायुमंडल में नाइट्रोजन का उपयोग स्थिरीकरण कर पाते हैं। केवल कुछ ही प्रोकार्योटिक जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी बनती हैं, जो आपके दो जीवाणु थायोबैसिलस और सीडोमोनास, ये और आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल में हमेशा एक चीज ये जरूर ध्यान रखेंगे, आपके जो की टर्म्स हैं, यानी कि अमोनिफिकेशन कैसे होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं, वो सारी चीजें
हम लोग नाइट्रोजन में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका प्रोकार्योटिक जीवों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन अपचयन करने वाले नाइट्रोजनस एंजाइम मात्रा प्रोकार्योट में पाई जाती है, यह सूक्ष्म N2 स्थिरीकरक कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरक सूक्ष्म जीव स्वतंत्र या सहिजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीव नाइट्रोजन स्थिरीकारक ऑक्सिस सूक्ष्म जीव और एजिटोबैक्टर और विजिकिया, जबकि रोडोस्पाइरम अनऑक्सी और स्वतंत्र जीवी हैं। इसमें से कुछ कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आप हाईलाइट जरूर करते जाएं। बीजिक्रिया, वेयर एज जो आपके रोडोस्पाइरलस आपके एनारोबिक यानी कि फ्री विलिंग एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के जो आपके स्वतंत्र बिल्कुल घूमते हैं उनको हम लोग रोडोस्पाइरलस होता है, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल में कुछ कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो आपके डायरेक्ट इंपैक्ट रखते हैं। इसके साथ ही कई नील हरित शैवाल जैसे कि एनाबीना, नोस्टॉक भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, सहिजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार के संघ ज्ञात हैं। इन सब में प्रमुख जो आपका आता है वो लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूम जीवाणु, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये कुछ इस प्रकार के ऐसे रूट्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके सहायक होते हैं, जो कि आपकी एक नजर होनी चाहिए, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया भी होता है और कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिसमें नाइट्रोजन साइकिल में आपके डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर राइजोबियम का नाम लिया, राइजोबियम आ गया। और राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम, अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकले और क्लोवर, सेम आदि की जड़ों में इस तरह से संबंध बनाते हैं जैसे सामान्य सहजीव जड़ों की गांठों के रूप में होता है। ये ग्रंथियां जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती हैं। राइजोबियम जो होता है वो आपके रूट्स में होता है, और जो रूट्स जो होती हैं उसके बेसिस पे आपके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वही आपकी साइकिल चलती है, वहां नाइट्रोजन साइकिल होती है। अब बात करते हैं, जब आगे स्टेटमेंट में जब पढ़ते हैं, एलेग्यूमिनस पादपों जैसे एल्लस की जड़ों में सूक्ष्म जीवियां की फ्रैंकिया N2 स्त्रीकारक ग्रंथि उत्पन्न होती हैं। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस जब बढ़ जाते हैं तो ये बैक्टीरिया को उठा के किसी का नाम स्पेसिफिक उठा के दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही एक मृदा में स्वतंत्र जीव हैं, लेकिन सहजीवी के रूप में वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब कि दोनों परस्पर संबंध बनाकर उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन रखते हैं, तब ये नाइट्रोजन साइकिल आपकी कंप्लीट होती है। और यहां तक नाइट्रोजन साइकिल आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको करना यह है कि क्लास को आपको थोड़ा फास्ट 1.25x की स्पीड से आपको देखना है, चीजों को आपको हाईलाइट करते रहना है। जितना आप हाईलाइट करेंगे क्लास को देख के उतना आपका समय बचेगा, और जब समय बचेगा तो आपका जो रिवीजन है, आपकी रिवीजन प्रोसेस है आपकी, वो फास्ट हो जाएगी। और जब रिवीजन आपकी फास्ट प्रोसेस हो जाएगी, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स प्लस फैक्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे, और यही आपकी स्मार्ट स्टडी होती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। चाहे वो हिंदी मीडियम के छात्र हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, कोई भी छात्र हो, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि चीजें इस तरीके से ही कवर करनी है। ये एक तरीके से आपका क्रैश कोर्स है, और मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्यूरीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट का एक सम्मान होता है और चीजें देखी जाती हैं। जो टेक्निकल टीम उस पर वॉच करेगी, और सारी चीजें अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझ तक आ जाएगा, तो वो मैं चीज को टैकल करने की कोशिश करूंगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग दूसरी जो साइकिल है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।